स्ट्रक्चर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया पर चर्चा की जाएगी। भारत का संविधान दुनिया का एक विशाल सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो अति महत्वपूर्ण चीज़ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया पर चर्चा की जाएगी। तो भारत के संविधान की आत्मा कहिए, जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसमें 4 मूल चीज़ें हैं, 4 मूल शब्द चर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में इन चारों शब्दों का क्रम पूछा जाता है कि कौन शब्द सबसे पहले है, कौन उसके बाद में है, कौन उसके बाद में है और कौन सबसे बाद में है। और भी बहुत सारी बातों की चर्चा है और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन 4 जो मूल शब्द हैं जो उद्देशिका में, प्रियम्बल में वर्णित है, उस पर जान लेना, उसको समझ लेना अति महत्वपूर्ण है। देखा जाए, राज्यों का संघ, भारत जो है ना राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, अंग्रेजी में होता है सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को अंग्रेजी में होता है सोवरेन, SOVEREIGN, उसी से सोवरेनिटी, संप्रभुता हो जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना की 4 मूल शब्द हैं। पूरा याद रख लेना है कि 4 मूल शब्द में पहला क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन। दूसरा शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। तीसरा है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, अंग्रेजी में उसको कहते हैं सेकुलर। और चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 4 मूल शब्द है और ये चारों, जैसे खटिया में 4 पिलर होते हैं, उसी आपके संविधान का, हमारे संविधान का 4 मेन पिलर है और इसी पिलर पर पूरा संविधान टिका हुआ है। एक पिलर भी अगर खटिया का हटा दिया जाए तो खटिया गिर जाता है, खाट गिर जाता है। उसी तरह संविधान का ये चारों पिलर में से एक पिलर को अगर हटा दिया जाए तो पूरा संविधान भरभरा के गिर जाएगा। तो उस भारत के संविधान के प्रियम्बल में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इन चारों शब्दों को समझ लेना जरूरी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ, संपूर्ण प्रभुत्व का होता प्रभुता, शक्ति। तो संपूर्ण शक्ति भारत के संविधान, भारत का ने अपने देश में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम कानून का दस्तावेज बनाया है, वही संविधान है, वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। वह पूरा सर्वे सर्वा है, वह दूसरे किसी देश की दखलंदाजी उसके, वह अपने हिसाब से अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए अपना कानून बनाता है। यह तो भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा इंपॉर्टेंट है समाजवादी। समाज में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटने के लिए हमारा संविधान जो बना था, जो नीचे तबके के लोग हैं और जो बहुत ऊंचे तबके के लोग हैं, उन दोनों के बीच की स्थिति आनी चाहिए, यही समाजवाद है। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी भारत का होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न चाहिए, समाजवादी भी भारत के संविधान का आत्मा है, आशय है। दूसरा है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य में रहने वाले लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। यही पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का आशय है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, लेकिन राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उसके अपने धर्म है, अपने पंथ है, अपनी विचारधारा हुए मानने के लिए स्वतंत्र है। यह पंथ निरपेक्षता है। और लास्ट है जो इम्पोर्टेंट टर्म है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है, इंडिया की रिपब्लिक। तो गणराज्य इसलिए है कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है, वह पद वंशानुगत नहीं है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। ये प्रश्न अक्सर आता है कि भारत गणराज्य है कैसे? भारत गणराज्य इसलिए है कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव होता है, यह पद आनुवंशिक नहीं है। तो इस चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसके बारे में जानना जरूरी है। और ये आपको दिमाग में रखना है कि सबसे पहले क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद है समाजवाद, उसके बाद है पंथ निरपेक्ष और उसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आइए जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर चर्चा किया जाए। संसदीय भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। तो भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा
स्वीकृत किया गया, लेकिन ये लागू कब किया गया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। दोनों डेट याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। इस समय कौन सा विक्रम संवत होगा? अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत के संविधान जो अंगीकृत और अधिनियमित किया गया उस समय कौन सा विक्रम संवत है, तो विक्रम संवत 57 BC से अगर नंबर लाइन से दिया जाए, ये समझ दिया जाए अगर नंबर लाइन से, तो बीच में 0 कर दीजिए और दाहिना साइड पॉजिटिव इंटीजर और बाएं साइड नेगेटिव इंटीजर, माइनस वाला BC वाला। तो 0 से इधर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को छोड़िए 1949 प्लस में आया, अब 57 माइनस में आया, तो 1949 में अगर 57 जो माइनस वाला है उसको इधर जोड़ेंगे, क्योंकि 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू हुआ है। तो भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित किया? तो 1949 में 57 साल को जोड़ेंगे तो 2004 मतलब 2000 विक्रम संवत को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ठीक है, 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स वो लागू हो गया। अगर तीसरा है सॉरी, भारत के संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा, हमारा जो संविधान है, नियम कानून का जो अनूठा दस्तावेज है, वह एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक, एकात्मक को कहते हैं यूनिटरी और संघात्मक को परिसंघीय भी कहते हैं, तो कहते हैं फेडरल भी है। परिसंघीय का आशय हुआ कि संघ शब्द में परि उपसर्ग किया, संघ के अधीन की इकाइयों, तो संघ के अधीन की इकाइयां राज्य होता है, राज्य का भी शासन है, राज्य सूची में बहुत सारी वर्णित विषय हैं। और एकात्मक का अर्थ होता है कि केंद्रीय शक्ति सर्वेसर्वा हो जाता है। तो भारत का संविधान एक अनूठा संविधान है, एकात्मक और संघात्मक का सम्मिश्रण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकात्मक यूनिटरी, जब आपातकाल इमरजेंसी वगैरह का स्थिति आती है तो भारत के संविधान, भारत में जो लिखित वर्णित बातें हैं वो एकात्मक रूप हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का संविधान एकात्मक और परिसंघीय दोनों का सम्मिश्रण है। भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नाम पर देश का शासन चलता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना है? 74(1) यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, तथा राष्ट्रपति उसके परामर्श से ही कार्य करेंगे। भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र के प्रधान को टिटुलर हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम मात्र का प्रधान। लेकिन 74(1) में यह वर्णित किया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी और उसी के परामर्श से राष्ट्रपति भारत के शासन का संचालन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट जानना है कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है। 74(1) इसको दिमाग में रखना है। अगला है, भारतीय संविधान में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, रियल पावर वेस्टेड, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद, दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद, इसको इंपोर्टेंट दिमाग में रखा जाए, मंत्रिपरिषद होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वह राष्ट्र लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि किसके प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अगला नेक्स्ट टर्म है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षोपयोगी है। संविधान के उद्देशिका में, उद्देशिका जो संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल, किस उद्देश्य से हमने संविधान को बनाया, यही संविधान का उद्देश्य है। लोगों के, भारत के रहने वाले, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो उद्देशिका ही संविधान की आत्मा है। तो संविधान के उद्देशिका में 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन तीनों शब्द को जोड़ा गया। आरंभ में इन तीनों शब्द
भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं था ये तीनों शब्द। और 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत के संविधान में बहुत सारे बात को जोड़ा था, मौलिक कर्तव्य भी उसी समय जोड़ा गया था, तो बाद में इसकी चर्चा होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो दिमाग में सेट कर लिया जाए। अगला जो टर्म है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बहुत सारा जो टर्म है, 4 टर्म के अलावा भी कुछ शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 4 तो पिलर है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जो शब्द है उसको ध्यान में रख लिया जाए। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, भारत के रहने वाले सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, इक्वलिटी, व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इंटीग्रल पार्ट है पूरा इंडिया, कोई भी विभाग अलग नहीं हो सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि प्रमुख शब्द दिए गए हैं। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना ऊपर में सॉरी जो 4 मूल शब्द तो है ही, लेकिन अन्य जो शब्द है इंपॉर्टेंट वो इस पार्ट में वर्णित किया गया है। संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व के लिए, संविधान में संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व के लिए, संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिकता, सिंगल सिटीजन, हम भारत के नागरिक हैं। भारत के जो राज्य हैं उन राज्य की हम नागरिक नहीं हैं, हम बिहार के नागरिक नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम कहाँ के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक। भारत में एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी भारत में इकहरी सिंगल सिटीजनशिप प्राप्त है। संघ की इकाइयों, तो संघ की इकाइयां राज्य होता है, संघ की इकाइयों की पृथक नागरिकता प्राप्त नहीं है, पृथक नागरिकता प्राप्त नहीं है। अगला देखिए, भारतीय संघ की इकाइयों, भारतीय संघ की इकाइयों, भारतीय संघ की इकाइयों राज्यों से आशय है, वो अपना संविधान रखने की अनुमति नहीं है। भारत के संघ की जो इकाइयां है राज्य, उसका अपना कोई संविधान रखने की अनुमति नहीं है। भारतीय राज्य के संघों को पृथक होने की भी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत का जो राज्य है, जैसे बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, ये एक अपना अलग अस्तित्व बना ले, ऐसा नहीं है। इंडिया इज ए यूनियन स्टेट, तो भारत राज्यों का एक संघ है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय संघ की इकाइयों, तो भारतीय संघ की इकाइयां भारत के राज्य हैं, तो भारतीय संघ की इकाइयों को विदेशों से सीधे व्यापार करने या ऋण लेने का भी अधिकार नहीं है, वो केंद्र को ही पावर है। वो विदेशों से व्यापार का और ऋण का आदि जो दिया जाता है दूसरे देशों से, कोई राज्य को ऐसा पावर नहीं है, ऐसा पावर नहीं है। एक आगे देखा है, भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक, पहले भी चर्चा हो गई है, फिर दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एकात्मक तथा संघात्मक का मिश्रण है। एक संविधान विद डी बसु ने ऐसा कहा था, एकात्मक और संघात्मक का सम्मिश्रण है। ऐसा पूछता क्वेश्चन कि यह कथन किसका है, तो एक संविधान विद डी बसु, बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब भी है संविधान पर, उन्होंने ही ऐसा कहा था, दिमाग लिया। केसी हुयर एक संविधान विद और हैं, के अनुसार भारत का संविधान संघीय कम परिसंघीय, संघीय का मतलब परिसंघीय फेडरल, कम और एकात्मक, एकात्मक का अर्थ है यूनिटरी, जिसमें केंद्रीय शक्ति निहित होती है, वही एकात्मक का बोध कराता है। आपातकाल की स्थिति में भारत का संविधान यूनिटरी हो जाता है। उनके अनुसार संविधान कैसा है केसी हुयर का, अर्ध संघीय, न पूरा एकात्मक है न पूरा परिसंघीय है, वह है अर्ध संघीय, सेमी फेडरल है, वह अर्ध संघीय। केसी हुयर, डी बसु और केसी हुयर ने भारत के संविधान की विशेषता के बारे में बताया है, दोनों का अलग अलग कोटेशन है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत के संविधान में, और वह है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, और यह व्यवस्था भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। और भारत के संविधान के भाग 3 में यह वर्णित है। नागरिकता है भाग 2 के, नागरिकता कितना है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, और मूल अधिकार है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। सब बहुत कॉमन चीज है, हर बच्चे के दिमाग में रहता है और आपके भी दिमाग में हो जाएगा। तो मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में, तो मूल अधिकार जो है आरंभ में जो भारत का संविधान बना था, बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, तो मूल अधिकार जो मूल में था उसकी मूल अधिकारों की संख्या 7 थी,
बाद में चल करके मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई, जो अमेरिका से लिया गया है। 44वें संविधान संशोधन, पता है कि संविधान में जो संशोधन होते हैं ना तो कुछ काट छाट किया जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन के समय जो 1978 में हुआ था, मोरारजी भाई देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय जो मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा पहले दिया गया था, तो बाद में नहीं, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स का दर्जा दिया जाए और उसको लीगल राइट्स का दर्जा दिया गया। इस तरह जो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, बाद में वह 6 हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार में वर्णित संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रख लेना है। और जो 6 अधिकार है उसमें पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अल्पसंख्यक लोग अपने रहन सहन, अपने धार्मिक स्वतंत्रता का उनको है, धार्मिक स्वतंत्रता का उनको अधिकार दिया गया, संस्कृति का। और सबसे इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमें मूल अधिकार दिया गया है उसको लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कुछ रीट याचिका जाहिर कर सकते हैं। रीट याचिका अगर हम करते हैं तो उस पर वह विचार करने के लिए वो कुछ आदेश जारी कर सकते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। संविधान का आत्मा और हृदय कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह आपके मूल अधिकार को लागू करवा सके। अगर आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है। और हाई कोर्ट को ही पावर है वो अनुच्छेद 226 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याचिका है उसको लागू करवाने के लिए ये अनुच्छेद में वर्णित बातें। आगे है मूल संविधान में मूल कर्तव्य अधिकार तो है। अब बताइए, भारत का संविधान जब बन रहा था तो मूल अधिकार तो दिया गया, हर आदमी का अधिकार है, तो कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए और उसको बाद में जोड़ा गया। बहुत ही जो भी हो उस समय ही होना चाहिए, लेकिन बाद में दिया गया। लोगों ने सोचा होगा, संविधान निर्माता के विद्वान लोगों ने, कि जब अधिक लोग को तो खुद कर्तव्य है देशभक्ति, देश के बारे में उनको क्या सोच होना चाहिए, देश कैसे बेटरमेंट होगा, हर व्यक्ति का कुछ दायित्व होना चाहिए। बाद में हुआ कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो उसको लिखित रूप से फिर किया जाए। तो फिर 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में, उसमें मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो मूल 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो समावेश किया गया उसमें भाग 4 के भाग 4 तो था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार भाग 3 है, 4 पहले से था तो 4 के और अनुच्छेद भी पहले से था 51, और इसमें 51 के जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। बाद में चल करके फिर संविधान में एक संशोधन हुआ और एक और संविधान में संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है, और वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था। इसमें उसके अंतर्गत बात थी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये तो सही बात है। राज्य का ये दायित्व बना कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, लेकिन हम भारत के लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें, हम लोग का कर्तव्य बनता है। तो ये बात जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1999 से 2004 तक का था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री प्रश्न आता है कौन थे भाई, जो 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये सब छोटा छोटा बात ध्यान रखना है कि किस संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है जाना है। 42वां के समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और 44वां के समय मोरारजी भाई देसाई थे, और 86वां के समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको है। अब आगे देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 4 में, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक 36 से 51 सबका अनुच्छेद का है, कितना से कितना है तक राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमको अगर पैसे हैं तो हम राज्य के लिए
अच्छा से अच्छा काम कर सके, लोगों के बेटरमेंट के लिए अच्छा से अच्छा व्यवस्था कर सके। उसको अंग्रेजी में कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान के इस भाग में अधिकांश तत्वों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका आशय है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, एक वेलफेयर स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस भाग में एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की है। तो यह है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड से लिया। भारत का संविधान है ना, अनेक देशों के संविधान में जो वर्णित अच्छी बातें हैं उसको हम लोगों ने लिया है। अनेक देशों के संविधान में जो वर्णित बातें हैं उसको पढ़ करके समझ करके उसकी अच्छी बातों को हम लोगों ने आत्मसात किया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है, इसको दिमाग में रखना है। और इसका मूल चीज होता है कि वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य कैसे बने, राज्य में रहने वाले लोग कैसे बेहतर जीवन बना कर सके, इसके लिए इन बातों को वर्णन किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करवाने के लिए। अब बातें तो बहुत सारी बात है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा, लेकिन राज्य के पास धन होगा तो राज्य करेगा, राज्य के पास धन नहीं होगा तो राज्य में रहने वाले लोग इसको लागू करवाने के लिए कानून का सहारा नहीं ले सकते हैं। यही बात इसमें है। राज्य के नीति लागू करवाने के लिए कोई कानूनी या संवैधानिक दबाव नहीं है। मूल अधिकार को लागू करने के लिए संवैधानिक दबाव है। अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कानून की शरण ले सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में और हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो वर्णित बातें हैं वो नहीं हो रहा है। इलेक्शन के पहले बहुत सारे नेता लोग बहुत सारे अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं हमको ये करना है वो करना है, और वो अगर नहीं हो पाता है तो आप उनके खिलाफ में, उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें कही और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो आप कानून का सहारा नहीं ले सकते हैं कि इन्होंने तो बहुत सारी बातें कही थी, हुआ नहीं तो इन पर मुकदमा किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। ऐसी बात नहीं हो सकती। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका, यूनियन एक्सिक्यूटिव के अंतर्गत कौन कौन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के नाम पर शासन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बीमार हो गए या उनके ऑप्शन में उपराष्ट्रपति, तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होती है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बीमार हो गए, चाहे कोई कारण से काम करने के असमर्थ है, तब वो उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, तीन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होती है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। ऐसे भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। भारत के राष्ट्रपति की जो औपचारिक स्थिति है ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की महारानी औपचारिक स्थिति ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो नाम मात्र की प्रधान है, टिटुलर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए वे बाध्य है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है, लेकिन सारा कुछ शासन व्यवस्था उन्हीं के नाम से चलता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, रियल पावर वेस्टेड ऑफ एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। जो भारत में संसदीय शासन की पद्धति है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होता है। वो जो चाहता है वही होता है, वो जो चाहता है होता है। लेकिन शासन किसके नाम पर चलता है? राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। राष्ट्रपति, जैसे हम लोग के घर में अक्सर देखते हैं जो वृद्ध हो जाते हैं गार्जियन उनको, लेकिन जो मेन गार्जियन सारा करता धरता जो गार्जियन है, लेकिन बूढ़े को हम लोग कितना सम्मान देते हैं। सारा काम जो मेन करने वाले गार्जियन है वो करते हैं, लेकिन जो वृद्ध पुरुष है उसको हम लोग कितना सम्मान देते हैं। वही हालत समझिए भारत के राष्ट्रपति का है। प्रधानमंत्री मेन गार्जियन है और जो वृद्ध राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के प्रधान है, लेकिन जो सबसे बुजुर्ग है उनका सबसे अधिक आदर किया जाता है। उनके नाम पर, घर का शासन उनके नाम पर चलता है, सबसे बुजुर्ग लोग हैं उनका आदर करते हैं। वैसे ही हमको हमारी जो अपना एक्सप्लेनेशन है भारत के राष्ट्रपति का होता है। सभी बुजुर्ग का सबसे अधिक इज्जत सम्मान देना चाहिए। भारत का आदर्श है, भारत की जो जीवन शैली है उस सबको आधार बना करके भारत के संविधान को बनाया गया है। एनीवे, आया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना जरूरी है
और भारत का नागरिक होना तो बहुत कंपल्सरी है, भारत का नागरिक भारत का राष्ट्रपति होगा। तो कैसे? डायरेक्टली तो हम लोग वोट देकर राष्ट्रपति बनवाते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से उनका होता है जो भी लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, और जितने भी भारत के राज्य हैं उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, उस सारे के सारे मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करके क्वेश्चन आता है। इसमें दिखा जाए भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? जो मैं पहले कह दिया, लोकसभा जो लोगों की सभा है, और राज्यसभा राज्यों की सभा है। लोकसभा लोगों की सभा है, लोकसभा के चुनते हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा को तो हम लोग नहीं चुनते हैं। जो राज्य के विधायक लोग हैं उनका कुछ अपना है कि इतने विधायक पड़े कि वो राज्यसभा के मेंबर को चुनेंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों के विधानसभा, जितने राज्य हैं सबकी विधानसभा है के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। लेकिन नवीनतम व्यवस्थाओं के साथ पुदुचेरी और दिल्ली, पुदुचेरी, पांडिचेरी को पुदुचेरी कहिए, और दिल्ली में जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और भारत के जितने भी राज्य हैं उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तथा यूनियन टेरिटरी में पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए तो कॉमन चीज है, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा के मेंबर बनने की उसकी पात्रता भी होनी चाहिए। इन बातों को अगर सारा का सारा सेट है तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति को तो ही गया, पात्रता हो गया। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। वह इस पद पर दोबारा भी चुना जा सकता है। और भारत के जो पहले राष्ट्रपति हुए वो राष्ट्रपति के पद पर 12 वर्षों तक रहे थे। आरंभ में भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को ही जो भारत गणतंत्र हुआ उसी दिन उन्हें राष्ट्रपति के पद की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। लेकिन उसमें लोकसभा और राज्यसभा का तो गठन नहीं हुआ था, विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। तो फिर 1951-52 में जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आदि का गठन हुआ तो फिर उनका चुनाव हुआ। पहले तो संविधान सभा के मेंबर ने उन्हें राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत कर लिया था, फिर उनका पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तो 2 वर्ष इधर और 2 बार वो और बने थे, 2 बार वो और बने थे, 1962 तक रहे थे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर है। तो भारत का जो राष्ट्रपति हुआ वो दूसरे बार भी, तीसरे बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 बार या 2 बार बन गया उसके बाद बैन हो गया तो वे राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगला है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा त्याग पत्र भी दे सकता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम इस पद पर नहीं रहेंगे तो वह इस पद से त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है त्याग पत्र, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व, 5 वर्ष का तो उनका काल है, लेकिन अगर उन्होंने संवैधानिक अतिक्रमण किया है, ऐसा कुछ काम ऐसा किया है जो संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा, संविधान में वर्णित बातों के अनुसार उनका एक्टिविटी नहीं है, तो संविधान के उल्लंघन पर उन पर महाभियोग, बहुत बड़ा अभियोग, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पीचमेंट, और यह व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है, उन्हें हटाया भी जा सकता है। महाभियोग संविधान के उल्लंघन के संबंध में लगाया जाता है। तो लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व एक लिखित सूचना देकर इस आशय का संकल्प पारित कराया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। और ये महाभियोग लगाने के लिए संसद में जो अपर हाउस है राज्यसभा, लोअर हाउस है राज्य लोकसभा, तो इसमें किसी भी सदन में इस पर लाया जा सकता है। और इसमें 2/3 है, 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया एक सदन में तो फिर दूसरे सदन में जाएगा, और दोनों सदन अगर इसको रिकमेंडेशन कर देता है तो राष्ट्रपति को पदमुक्त माना जाता है। ऐसी व्यवस्था है। और राष्ट्रपति तो बहुत ही सर्वेसर्वा, उन्हीं के नाम पर देश का शासन चलता है। तो आइए उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, सब कुछ है, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि शासन किसके नाम पर चलता है तो राष्ट्रपति के नाम पर। रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान, सुप्रीम कमांड भी उन्हीं के हाथ में है। रक्षा सेनाओं की सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने, उसमें भाषण देने और उसे संदेश भेजने, लोकसभा को भंग करने, दोनों सदनों के अधिवेशन काल को छोड़कर, अधिवेशन नहीं है, अभी अधिवेशन नहीं चल रहा है, को छोड़कर किसी भी समय अध्यादेश
अध्यादेश भी ला सकते हैं, उसमें कानून लाया जा सकता है, बाद में इसको आगे जारी किया जा सकता है। बजट तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की सिफारिश आदि सारे कार्य, दंड रोकने तथा उसे कम करने, दंड की स्थगित करने, छूट या आदि आदि राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। सारा बात तो राष्ट्रपति से ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति कुछ भी करता है वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। नहीं करने के लिए तो सर्वसर्वा होता ही है, इसमें दो मत की बात नहीं है। किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर, संवैधानिक व्यवस्था का विफल हो गया, मान ठीक से शासन व्यवस्था जो है ना संविधान के तहत नहीं चल रहा है, किसी राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था अगर विफल हो गया, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति, वहां पर अनुमति चुनाव होगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी अगर संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो लागू किया जाता है। अन्य किसी कारण से यथा राष्ट्रपति की मृत्यु, लाइफ एंड डेथ, उसका कोई कैलेंडर नहीं होता है, वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई, उसकी तो मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो अन्य किसी कारण से यथा राष्ट्रपति की मृत्यु आदि से अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का पद मुक्त हो जाता है, किसी की मृत्यु हो गई तब तो सीट खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने लगता है। नाम है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के ऑप्शन में उपराष्ट्रपति तुरंत कार्य करने लगता है। तथा नए राष्ट्रपति के पद धारण करने तक वह कार्य करता है, जब तक राष्ट्रपति तो मर गए, 5 साल का उनका कार्य है, और जब तक है तब तक उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति द्वारा पद धारण करके कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की स्थिति में, मृत्यु की स्थिति में नहीं, पद रिक्त होने की स्थिति में, तिथि में 6 माह के भीतर उसका इलेक्शन होना चाहिए। यह नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति होगा वह पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के निर्वाचित होगा। दूसरा जो राष्ट्रपति होंगे उनका ही नहीं कि पहले राष्ट्रपति का 2 वर्ष बच गया तो 3 वर्ष नहीं, अगर उनका निर्वाचन हो रहा है तो वह 5 वर्ष तक के लिए उनका निर्वाचन होगा और 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी, राष्ट्रपति के ऑप्शन में तो उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो, ऐसा भी कभी होता है कि राष्ट्रपति किसी कारण से नहीं है और उपराष्ट्रपति काम करने वो भी असमर्थ हो गए, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। अगर यदि वो भी, उनका भी किसी कारण से, हालांकि ऐसा कम होता है लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है, यदि वो भी अनुपस्थित हो तब क्या किया जाए, तो उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होगा, फिर संसद होगा। क्योंकि भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है, बहुत जो इम्पोर्टेंट परीक्षोपयोगी